हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रवि भारद्वाज आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर चुके थे, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट पढ़ चुके थे, क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन, इन तमाम बातों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जनन से संबंधित हेल्थ के रिगार्डिंग हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक गर्भवती महिला को किशोर अवस्था में, पुरुषों को, लड़कियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, उन तमाम बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिएगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक का जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा पीपीटी से लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य का मीनिंग क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकार्य। इसका मतलब यह है कि जो भी नर के जनन अंग हैं, मादा के जनन अंग हैं, वो स्वस्थ होने चाहिए। उनके कार्य क्या है, वो प्रॉपर तरीके से कार्य करना चाहिए। जैसे वृषण का काम शुक्राणु निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अंडाशय का निर्माण, अंडाणु निर्माण, oogenesis होता है। तो ये जो भी क्रियाएं हैं ये प्रॉपर तरीके से क्रिया होना जरूरी है, क्योंकि जनन एक सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि जनन नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी वंश परंपरा को नहीं बनाए रख सकता। तो हर जीव अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन क्रिया करता है। तो इसके लिए हमारा हेल्थ बहुत मायना रखता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत मायना रखता है। उसके आधार पर ही आगे जाकर के सारे विकास विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। WHO यदि अपन बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात व्यक्ति शारीरिक रूप से फिजिकली स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक इमोशनल रूप से, बिहेवियर उसका व्यवहारात्मक, और सामाजिक स्वास्थ्य यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, इसके अलावा हम बात करें सामाजिक रूप से, सभी तरीके से व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना की क्या की है, शुरुआत की है। और इन कार्यक्रमों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य मानते हुए कुछ प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग की है। उन प्रोग्रामों में महत्वपूर्ण प्रोग्राम है परिवार नियोजन, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, परिवार कल्याण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान नाम क्या है, परिवार कल्याण। पहले इसको परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1951 में हुई थी। अगर हम बात करें जनन संबंधी, तो जनन संबंधित बहुत उन्नत एवं व्यापक कार्यक्रम वर्तमान में किस नाम से चल रहा है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। किस नाम चल रहा है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको अपन कह सकते हैं RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या दिया जाता है, तो जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जानकारी पैदा करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं, और स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ऐड चलाए जाते हैं, टीवी पर ऐड किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, ताकि महिलाओं पुरुषों को यौन शिक्षा मिल सके और अपने जनन से संबंधित बातों के बारे में पता चल सके। क्योंकि यौन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है कि व्यक्ति थोड़ा सामाजिक रूप से इससे डरता भी है, बीमारियों को छुपाता है, बीमारी को बताता नहीं है, डॉक्टर के पास जाने से डरता है, और फिर उसके कहीं ना कहीं उसके आगे परिणाम जो है वो नेगेटिव देखने को मिलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है यदि वो किसी भी यौन बीमारी से पीड़ित है तो तुरंत रूप से उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि प्रॉपर समय पर उसका उचित इलाज हो सके। लोगों को जनन अंगों, किशोर अवस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि जब वो किशोर अवस्था में पहुंचता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था के समय माँ बाप को भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उनके जो लैंगिक परिपक्वन है उस व्यवहार पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हार्मोन प्रोडक्शन होता है, हार्मोन चेंजेस होते हैं, कील मुहासे वगैरह निकलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में एक किशोर अवस्था के बालक को भी पता होना जरूरी है।
सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाएं, यौन संचारित रोग जो एसटीडी डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि शारीरिक संबंध बनाने से एक से दूसरे में कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। एड्स वगैरह है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो किशोर आयु वर्ग में इन तमाम बातों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हमारी जो सरकार है वो भी कई सारे फिजिकल हमें सपोर्ट देती है, व्यावसायिक सपोर्ट देती है, इस तरीके से कई सारे कार्यक्रम चलाती है। लोगों को जनन संबंधी समस्या जैसे सगर्भता का मतलब होता है प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए, प्रसव के बारे में पता होना चाहिए, डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा यौन संचारित रोग, एसटीडी डिजीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, गर्भपात है, अबॉर्शन वगैरह है, गर्भधारण को रोकने के लिए कौन सी गोलियों का उपयोग करते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज वगैरह कैसे करना चाहिए, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में एक महिला पुरुष को पता होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ बंध्यता का मतलब होता है इससे पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, शुक्राणु कमी हो जाती है, महिलाओं में कई बार ओवम नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो बांझपन आ जाता है। इन सारी चीजों के बारे में एक व्यक्ति को पता होना जरूरी है। समय समय पर सरकार भी बेहतर कार्यनीति लेकर के आती है, बेहतर नीतियां लेकर के आती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस जांच की जाती है। प्रश्न आता है एमनियोसेंटेसिस जांच किससे संबंधित है या उल्बवेधन तकनीक किससे संबंधित है, तो उल्बवेधन तकनीक संबंधित होती है भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित है। ये भ्रूण के लिंग परीक्षण से संबंधित है याद रखना, इसमें भ्रूण या लिंग निर्धारण के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न बनता है कि एमनियोसेंटेसिस किस आधार पर किया जाता है, भ्रूण का लिंग परीक्षण किस आधार पर किया जाता है, तो भ्रूण का लिंग परीक्षण वर्धनशील भ्रूण के चारों ओर एक तरल भरा रहता है। जो बढ़ता हुआ एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है विकसित, उसके अंदर विकासशील भ्रूण के चारों ओर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं एमनियन फ्लूइड कहा जाता है, इसको उल्ब तरल कहते हैं। उस उल्ब तरल के अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न पाया जाता है, गुणसूत्रीय प्रतिरूप पाया जाता है। उस गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर भ्रूण के लिंग निर्धारण की जांच की जाती है, लिंग का पता लगाया जाता है। व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखना उल्बवेधन तकनीक क्या है बेटा, भ्रूण या लिंग निर्धारण की जांच है और किस आधार पर की जाती है, तो उल्ब तरल में उपस्थित गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर की जाती है। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण हेतु एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार, एक नारा है हम दो हमारे दो। देखा होगा आपने, रोडवेज बसेज वगैरह होती हैं, स्टैंड वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, तो एक पोस्टर लगा रहता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और 2 उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और लिखा रहता है छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो ये बेस्ट है, हम दो हमारे दो का नियम अपनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में शहरी जनसंख्या में, शहरी आबादी के अंदर जॉब्स को प्राथमिकता देते हैं, कहीं ना कहीं खर्चा नहीं चल पाता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, कमाई कम होती है, तो आजकल महिला वर्ग भी कहीं ना कहीं जॉब करती है। तो जॉब के चक्कर में ऐसे जो कामकाजी युवा दंपत्ति हैं, उन्होंने इस नारे को बदल के रख दिया है और वो हम दो हमारे एक पर आ गए हैं कि हम दो हमारा एक। आजकल एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद बंद कर देते हैं या उसके बाद वो समय नहीं मिल पाता, क्योंकि एक बच्चे के लिए कम से कम 5 से 7 साल परवरिश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको ऐसा लगता है कि दूसरा बेबी होगा तो फिर से 5-7 साल देंगे। अब 5 साल देंगे तो फिर कमाएगा कौन, कमाएंगे नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, रेंटल लोग हैं, रेंट पे रहते हैं, किराया भाड़ा महंगा है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं शहरी आबादी ने इसको हम दो हमारे एक पर लाकर रख दिया है, हम दो हमारा एक। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष है, पुरुष के लिए क्या है 21 वर्ष। हालांकि स्त्री के लिए भी 21 वर्ष कर दिया है, लेकिन अभी एनसीईआरटी में 18 वर्ष ही दे रखा है, वैसे 21 वर्ष भी कर दिया है, याद रखना। वर्तमान में आदर्श गर्भ निरोधक के रूप में अब बात करते हैं अपन कि यदि कोई महिला ऐसी है, महिला पुरुष ऐसी दंपत्ति है जो संभोग क्रिया करने के पश्चात यदि वो गर्भ धारण नहीं करना चाहती है, यदि गर्भ धारण नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ गर्भ निरोधक उपाय काम में लाए जाते हैं। वो गर्भ निरोधक उपाय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो गर्भ निरोधक के रूप में प्राकृतिक परंपरागत रोध का प्रयोग करते हैं, नेचुरल, इनको बोलते हैं नेचुरल वैरियर। क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल वैरियर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, नेचुरल बैरियर कहते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इनको क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओरल गर्भ निरोधक टीका, इनको कहते हैं
ओरल गर्भनिरोधक यानी ओसीपी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दवाइयां वगैरह दी जाती हैं। टीका रूप में भी इम्प्लांट किया जाता है, टीके रूप में भी इम्प्लांट कर सकते हैं। और शल्य क्रियात्मक विधि यानी ऑपरेशन द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। तो ऑपरेशन द्वारा तो परमानेंट होता है और अस्थायी रूप के लिए गर्भनिरोधक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडी जिसे लिपेस लूप कॉपर्टी का यूज किया जाता है। नेचुरल बैरियर के रूप में कॉन्डम का यूज किया जाता है। ये कॉन्डम पुरुष के लिए भी आते हैं और महिलाओं के लिए भी आते हैं। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक विधि। अब हम बात करते हैं नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं। नेचुरल मेथड क्या है दोस्तों? नेचुरल मेथड का मतलब होता है इन विधियों में भौतिक रूप से फिजिकली स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है कि फिजिकली स्पर्म एंड ओवम नहीं मिले। इसके लिए दोस्तों एक दंपत्ति को क्या करना चाहिए? तो 3 है यार, ये एनसीईआरटी पॉइंट है, इंपोर्टेंट है। एक तो आब्दिक संयम, एक है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोइटस इंटरप्शन, और एक विधि है स्तनपान अनार्थम लैक्टेशनल एमोनेरिया। प्रश्न आ जाए कि गर्भ धारण को रोकने की प्राकृतिक विधि कौन सी है? तो 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली है आब्दिक संयम। आब्दिक संयम क्या होता है? आब्दिक संयम का मतलब होता है एक महिला के अंदर मासिक चक्र की अवधि चलती है, 28 डेज की अवधि होती है, हम पढ़ चुके हैं। मासिक चक्र प्रारंभ होने के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि साहब 18वें दिन निषेचन नहीं हो सकता, हो सकता है 12वें दिन भी हो सकता है, 19वें दिन भी हो सकता है, लेकिन एक एनसीईआरटी का आंकड़ा है, एनसीईआरटी की लाइन है 10 से लगा करके 17वें दिन के मध्य संभोग क्रिया से बचना चाहिए। इंटरसेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए यदि वो संतान उत्पत्ति नहीं चाहते हैं तो। और यदि संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं, संभोग क्रिया करना चाहते हैं, तो उनको कुछ रोध या बैरियर्स का यूज किया जाना चाहिए। तो एक पुरुष यदि वो इनका यूज नहीं करें, कृत्रिम तरीके का यूज नहीं करें, नेचुरली तरीके से यदि गर्भधारण को रोकना चाहें, तो उनको लगभग 10 दिन से लेकर के मासिक चक्र प्रारंभ होने के 10वें दिन से 17वें 18वें दिन तक 19वें दिन तक संबंध नहीं बनाने चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं करने चाहिए, तब जाकर वो गर्भधारण से महिला बच सकती है। इसको कहा जाता है आब्दिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टेंस कहते हैं। तो याद रखना, माहवारी के 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य मैथुन क्रिया से बचना चाहिए क्योंकि इस अवधि के दौरान गर्भधारण के चांस ज्यादा होते हैं। इन दिनों के मध्य में एग रिलीज होता है, अंडोत्सर्ग होता है और ओवुलेशन होने के पश्चात अंडाणु जो है वो कहां आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। और इन दिनों के मध्य में यदि संभोग क्रिया होती है तो स्पर्म मिलता है तो निषेचन की पूर्णतया संभावना बनती है, अधिकतम संभावना बन जाती है। तो इन दिनों के बीच में याद रखना, एक महिला दंपत्ति को या महिला पुरुष को मैथुन या सहवास न करना चाहिए, तब जाकर वो गर्भधारण से बच सकता है। दूसरा है बेटा बाह्य स्खलन, या इसको अंतरित मैथुन कहते हैं या इसको कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। संभोग क्रिया के दौरान पुरुष के द्वारा मादा योनि में वीर्य को छोड़ा जाता है जिसको वीर्य सेचन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों? कोइटस इंटरप्शन का मतलब होता है कि जब वीर्य का स्खलन होता है तो पुरुष को मादा योनि से बाहर वीर्य का स्खलन करना चाहिए, ना कि मादा योनि के अंदर। इससे भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। यह भी एक दूसरा प्राकृतिक तरीका है, इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन। क्या कहते हैं बेटा? इसको कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। तीसरा है स्तनपान अनार्थव, जिसे लैक्टेशनल एमोनेरिया कहते हैं। स्तनपान अनार्थव या लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या है? जैसे पहले शिशु का जब जन्म होता है और यदि पहले शिशु को मां भरपूर स्तनपान कराती है, भरपूर दूध पिलाती है, तो लगभग 4 से 6 महीने तक मासिक चक्र नहीं आता है, ओवम फॉर्मेशन नहीं होता है, अंडाणु नहीं बनता है। तो यदि पहले शिशु को मां भरपूर स्तनपान कराती है, भरपूर दूध पिलाती है, तो लगभग 4 से 6 महीने की अवधि में यदि बिना किसी कृत्रिम स्रोत के यदि संभोग क्रिया की जाए, पुरुष महिला के संबंध बने, तो भी निषेचन की संभावना नहीं रहती है क्योंकि ओवम फॉर्मेशन इन दिनों के मध्य में नहीं होता है। इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया या स्तनपान अनार्थव विधि के नाम से जाना जाता है। यह अवधि लगभग 4 से 6 माह की होती है।
तो कितनी होती है, 4 से 6 माह की होती है याद रखना। इसको लैक्टेशनल एमोनेरिया। तो 3 हो गए, आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टेंस, दूसरा है कोइटस इंटरप्शन, तीसरा है लैक्टेशनल एमोनेरिया। तीनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। उपरोक्त विधियों के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी का यूज ही नहीं किया तो साइड इफेक्ट किसके होंगे। बाकी तो देखो हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इनके असफल होने की दर ज्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब 100% सक्सेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनका व्यक्ति इनका फॉलो करता है, इनको अनुसरण करता है, फिर भी मादा गर्भवती हो सकती है। तो याद रखना 100% ये सफल नहीं है। आगे हम बात करते हैं, अब बात करेंगे कृत्रिम विधियां कि आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या है। कृत्रिम विधियों के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स में रोध या बैरियर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निरोध या कंडोम का यूज किया जाता है। रोध या बैरियर के प्रयोग से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, याद रखना। इस प्रकार के उपाय स्त्री पुरुष दोनों के लिए आते हैं। इनको निरोध या कंडोम कहते हैं। इससे पतली रबर किससे बनाया जाता है, पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। ये महिलाओं के लिए है, याद रखना। ये फीमेल के लिए होते हैं। फीमेल के लिए डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और बोल्ट आदि भी, ये भी किससे बने होते हैं, तो रबड़ से निर्मित रोधक उपाय हैं। ये रबड़ से बने होते हैं, जो कि स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व, संभोग क्रिया से पूर्व सेरेबिक्स को ढकने के लिए, गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए याद रखना लगाए जाते हैं। इन्हें पुनः यूज में भी लिया जा सकता है, पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्राणुनाशक क्रीम का भी यूज किया जाता है। कुछ जेली फॉर्म वगैरह आते हैं, इनका उपयोग भी किया जाता है। इससे भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। इससे गर्भनिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। इनके अलावा ये तो हो गए कृत्रिम विधि में सबसे पहले रोध या बैरियर हो गए। महिलाओं के लिए डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, बोल्ट आता है। पुरुषों के लिए कंडोम आता है। ये पतली रबर या लेटेक्स से बनाए जाते हैं। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि जो है वो बेटा कौन सी है, अंतः गर्भाशय युक्ति है, जिसको कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये युक्तियां डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। कहां लगाई जाती हैं, योनि मार्ग से गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं। वर्तमान में कुछ अंतः गर्भाशय युक्तियां हैं, आईओडीज हैं, जिनका यूज मोस्टली किया जाता है, जैसे औषधि रहित आईओडी। औषधि रहित आईओडी का उदाहरण कौन सा है बेटा, लिप्पेस लूप, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपोर्टेंट है। एक आता तांबा मोचक आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी बोलते हैं इनको, कॉपर का रिलीज करते हैं ये, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375 कॉपर टी, ये भी कॉपर टी है। एक होता है हार्मोन मोचक आईओडी, जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जैसे प्रोजेस्टासार्ट और एलएनजी 20। तो 3 प्रकार की आईओडी हो गई। पहली कौन सी है, औषधि रहित, जिसका उदाहरण कौन सा है बेटा, लिप्पेस लूप। सेकंड है तांबा मोचक आईओडी, कॉपर टी, और एक आती है हार्मोन मोचक आईओडी, प्रोजेस्टासार्ट, एलएनजी 20। ये आईओडी क्या काम करती है, प्रश्न आता है कि आईओडी क्या काम करती है। तो आईओडी गर्भाशय के अंदर कॉपर के आयन मोचित होने के कारण क्या होता है, कॉपर रिलीज होता है बेटा। और कॉपर रिलीज होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती हैं। शुक्राणुओं के नष्ट होने की दर को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, याद रखना। जिससे शुक्राणु की गतिशीलता भी कम होती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। निषेचन क्षमता भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त आईओडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं आईओडी, तो आईओडी गर्भाशय में भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए इसको क्या बनाते हैं, अनयूजफुल बनाते हैं, अनुपयुक्त बनाते हैं, तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं को क्या बनाते हैं बेटा, विरोधी बनाते हैं। ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईओडी याद रखना एक आदर्श निरोधक उपाय है। ऐसी महिलाएं जो बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि वो आईओडी का यूज करें। इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। अगला है महिलाओं द्वारा एक ओसीपी होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। महिलाओं के द्वारा गर्भधारण को रोकने के लिए कुछ गोलियों का यूज किया जाता है। उन गोलियों में एक जो महत्वपूर्ण गोली है एनसीईआरटी में दे रखी है और भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा बनाई गई है। उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है सहेली। क्या नाम है, सहेली है, याद रखना। उसका नाम क्या है, सहेली है। तो महिलाओं के द्वारा खाई जाने वाला एक अन्य गर्भनिरोधक
जन है, प्रोजेस्टोजन है, प्रोजेस्टोजन है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संयोजन है। याद रखना, प्रोजेस्टोजन किससे मिलकर बना होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स का यूज किया जाता है ओसीपी के अंदर। ओसीपी की खोजकर्ता कौन है? तो ओसीपी की खोज पिनकस ने की थी। ओसीपी का पूरा नाम क्या है बेटा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या नाम है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इनको माहवारी के प्रथम 5 दिनों में, मेनली प्रथम दिन से शुरुआत की जाती है। एंड के दिनों में गोलियां नहीं ली जाती है, क्योंकि एंड के दिनों में मासिक चक्र की तैयारी प्रारंभ हो जाती है यदि निषेचन नहीं होता है तो। ये गोलियां काम क्या करती हैं? ये प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। ये गोलियां क्या काम करती हैं? प्रश्न आता है, महिलाओं में ओसीपी क्या काम करती हैं? क्या निषेचन को रोकती हैं? नहीं। फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकती हैं, ये ओवुलेशन को रोकती हैं, अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। यदि ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बाई चांस यदि ओवुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन की दर भी बढ़ती है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो ये गोलियां अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करती हैं। इसके साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की जो श्लेष्मा होती है उसकी गुणवत्ता को बदल देती है। जो गर्भाशय ग्रीवा की जो श्लेष्मा निकलती है, म्यूकस निकलता है, उस म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देती है। इसके अलावा अंडोत्सर्जन को रोकती हैं, ओवुलेशन को रोकती हैं, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं और शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है। यह शुक्राणु की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। जैसे हम बात करें तो सहेली नामक जो गर्भनिरोधक गोली है, एक गैर स्टीरॉयड गोली है। कैसी गोली है? गैर स्टीरॉयड गोली है, जो कि हफ्ते में एक बार ली जाती है। रखना, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम हैं और ये उच्च निरोधक क्षमता के रूप में जानी जाती है। इसकी खोज किसने की थी? तो भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है, सीडीआरआई के द्वारा की गई है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टोजन अकेले भी लिया जा सकता है या एस्ट्रोजन का भी इसके साथ संयोजन के साथ इसमें टीके के रूप में, या इसको त्वचा के नीचे कई बार इम्प्लांट भी करवाया जाता है, इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। इसके काम ठीक वही होता है जो गर्भनिरोधक गोलियां करती हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टोजन, मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टोजन या आईओडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में भी किया जाता है। जो रेप केसेज वगैरह होते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाते हैं, इनके लिए भी याद रखना ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं। स्थायी रूप से गर्भाधान को रोकने के लिए शल्य क्रिया विधि अपनाई जाती है, जिसको वंध्यकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वंध्यकरण के नाम से जाना जाता है। पुरुष बंधकरण या पुरुष नसबंदी को कहा जाता है शुक्र वाहक उच्छेदन, जिसको बासेक्टोमी कहा जाता है, बैसेक्टोमी कहते हैं, इंपोर्टेंट है याद रखना। और महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, जिसे नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, महिला बंधकरण के नाम से जानते हैं। पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहक को बांधा जाता है और महिला नसबंदी में किसको बांधते हैं? अंडवाहिनी को बांधा जाता है। किसको बांधा जाता है? अंडवाहिनी को बांधा जाता है। अब बात करते हैं बंध्यता। बंध्यता का मतलब होता है इनफर्टिलिटी। ऐसी दंपत्ति जो असुरक्षित संबंध बनाने के बावजूद भी यदि बच्चे पैदा करने में असमर्थ है तो उसे क्या कहते हैं? वंध्यता कहते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं बेटा, जन्मजात हो सकते हैं, औषधिक हो सकते हैं, प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं जिससे महिला दंपत्ति या महिला बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है। ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसे पुरुषों के लिए याद रखना, कुछ सहायक जनन प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है। इनको कहते हैं ART, एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है इनको? एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये बच्चा पैदा करने में सहायक तकनीक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे सबसे पहली आती है पात्र निषेचन तकनीक, या इसको IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्या है IVF? IVF का यूज ऐसी दंपत्ति के लिए किया जाता है, ऐसी महिलाओं के लिए किया जाता है जिसमें आंतरिक रूप से निषेचन नहीं हो पाता है। तो उनमें क्या करते हैं? पुरुष महिला वही होते हैं बेटा, जो दंपत्ति होती है, पुरुष से ले ली जाते हैं शुक्राणु, महिला से ले ली जाते हैं अंडाणु।
मेल से स्पर्म लेते हैं, फीमेल से ओवम लेते हैं। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन बाहर टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, हॉस्पिटल में कराया जाता है, लैब में कराया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, या इसको पात्र निषेचन तकनीक कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन किसी पात्र के भीतर होता है, किसी पात्र के अंदर होता है। आईवीएफ जो तकनीकी है, इसका पिता कहा जाता है कार्ल वुडको, और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने इसका विकास किया था। रॉबर्ट एडवर्ड्स को इसके विकास के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। अब इसमें क्या होता है, देखो, सबसे पहले इस विधि में प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री से अंडा लिया जाता है और पुरुष से शुक्राणु, इनको एकत्रित करके युग्मनज बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि ये युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक का है, कल हम पढ़ चुके हैं कोरकखंड बनते हैं, ब्लास्टोमियर बनते हैं, यदि 8 ब्लास्टोमियर तक की संरचना है तब तो उसको सीधे कहां स्थानांतरित कर देते हैं, अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको कहा जाता है, इंपोर्टेंट लाइन, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, या इसको कहते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी जिफ्ट कहा जाता है। बेटा क्या कहते हैं इसको, जिफ्ट कहते हैं। यदि युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर तक का होता है तो सीधा उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है, ZIFT के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का भ्रूण होता है तब उसे सीधा गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए एक तकनीकी और काम में लाई जाती है, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि। कौन सी है, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि, इसको कहते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड। क्या कहा जाता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड कहते हैं। इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतः छिपित कर दिया जाता है, इसमें स्पर्म को ओवम में सीधा ही प्रवेश करा दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है, या इसको कहा जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। दुनिया में प्रथम प्रकनली शिशु याद रखना संसार में कौन है, लुइस जॉय ब्राउन, जो कि 25 जुलाई 1978 को जन्म हुआ था। और प्रथम प्रकनली शिशु यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में दुर्गा अग्रवाल या कनुप्रिया अग्रवाल को जाना जाता है। 3 अक्टूबर 1978 को इसका जन्म हुआ था। सेकंड नंबर पर आती है हर्षा गुप्ता, पहले पर दुर्गा अग्रवाल याद रखना। संसार में लुइस जॉय ब्राउन और भारत में कौन है, दुर्गा अग्रवाल है। तो ये बात हुई हमारी IVF। एक होती है सरोगेसी मदर। सरोगेसी मदर का नाम सुना हुआ आपने। सरोगेसी मदर का अर्थ होता है किराए की कोख। ऐसी महिला जिसमें भ्रूण का विकास संभव नहीं हो, तो ऐसी एक दंपत्ति क्या काम करती है, तीसरी महिला को किराए पर अनुबंध के तहत रखती है, उसको कहते हैं सरोगेसी मदर। जैसा कि आपने एक मूवी के अंदर देखा होगा, एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें अक्षय कुमार जो है, चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें सलमान खान जो है वो एक हीरोइन को, एक्ट्रेस को सरोगेसी मदर के रूप में रखता है, और लास्ट में जाकर के आपने देखा भी होगा कि उसके अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि वो महिला जो है प्रीति जिंटा, उसमें वो लास्ट में जाकर के अपने वादे से मुकर जाती है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग फेज और एंड फेज में अंतर होता है। जब एक माँ या एक महिला जब माँ बनती है तो कहीं ना कहीं बच्चे के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। 9 महीने जब पेट में उसको रखती है तो बहुत सारी चीज़ें उस समय झेलनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उन दिनों के मध्य में बच्चे के प्रति प्यार बढ़ जाता है। तो लास्ट में जाकर के कई बार ऐसे संबंध खराब भी हो जाते हैं, इसीलिए सरकार ने बीच में इस पर रोक भी लगाई थी। तो ये क्या है दोस्तों, याद रखना, ये सरोगेसी मदर टेक्निक एक तरीके से कि किराए पर अनुबंध के तहत किसी तीसरी महिला को रखना। तो उसमें यही दिखाया गया था चोरी चोरी चुपके चुपके में, एक तीसरी महिला थी जो एक्ट्रेस थी दूसरी, उसको एक दंपत्ति ने, सलमान खान की जो दंपत्ति है उसने उसको रखा था और उसी से बच्चा उत्पन्न करवाया था। तो उसको सरोगेसी मदर टेक्निक भी कहते हैं। और IVF टेक्नोलॉजी, आपने एक मूवी देखी होगी गुड न्यूज के अंदर IVF को बताया गया है। उसमें क्या करते हैं, पुरुष से स्पर्म ले लेते हैं। वो अक्षय कुमार की मूवी है गुड न्यूज, वो सलमान खान की थी। उसमें अक्षय कुमार से तो लेते हैं स्पर्म, और जो करीना कपूर है उसका लिया जाता है ओवम, और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। हालांकि वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो जो एक
तीसरा जो था सरदार जी, उनका स्पर्म मैच हो गया था उसके अंडाणु से। तो वो तो मूवी में बताया गया था, मूवी थी, ऐसा होता नहीं है जनरली। हॉस्पिटल में बहुत सुरक्षा के साथ ही सारे काम किए जाते हैं। तो वर्तमान में ऐसी दंपत्ति जिनको जो निसंतान हैं, किसी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी महिलाओं के लिए आजकल IVF टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, एक आती है जीवे निषेचन तकनीक। वो तो है पात्र निषेचन, एक होती है जीवे, उसको बोलते हैं इन विट्रो, और एक होती है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो के अंदर क्या होता है, ये शरीर के अंदर ही होता है, याद रखना। इसमें स्त्री के शरीर में ही प्राकृतिक परिस्थितियों में निषेचन होता है, नेचुरल कंडीशंस के अंदर ही फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे पहला आता है इसमें युग्मक अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, यानी गैमेट को सीधा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको गिफ्ट के नाम से जाना जाता है, GIFT के नाम से जानते हैं। इस तकनीकी में क्या होता है, दाता से अंडाणु लिए जाते हैं और उस अंडाणु को उन स्त्रियों की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंडाणु नहीं बनता लेकिन निषेचन योग्य होती है महिला, कई बार अंडाणु बन जाता है तो निषेचन योग्य नहीं होती है। तो ये ऐसी महिलाओं के लिए जिनमें अंडाणु नहीं बनता है लेकिन निषेचन हो सकता है, भ्रूण का परिवर्तन हो सकता है, बच्चे के विकास हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं क्या करते हैं, दाता से ओवम लेकर के उन स्त्रियों की फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उनके लिए काम में लाई जाती है, लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के परिवर्तन हेतु उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। यानी निषेचन तो हो सकता है, भ्रूण का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ओवम नहीं बनता हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए इस तकनीकी का यूज किया जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, गिफ्ट कहते हैं, GIFT कहा जाता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इंपोर्टेंट पार्ट एक आता है कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। इसमें पति या स्वस्थ दाता से वीर्य लिया जाता है और कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में या गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। वीर्य को स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट किए जाने पर इस तकनीकी को क्या कहा जाता है, अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। IUI कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, IUI के नाम से जाना जाता है। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, अगला एक पॉइंट आता है हमारा, NCERT का पॉइंट है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको MTP के नाम से जाना जाता है। क्या है MTP? MTP का मतलब होता है ऐसी दंपत्ति, जो ऐसी महिला जो गर्भवती हो चुकी है लेकिन 9 महीने से पूर्व यदि वो शिशु को, वो भ्रूण को स्वैच्छिक रूप से यदि उसको गर्भपात कराना चाहती है, उसको हटाना चाहती है, तो उनके लिए MTP का यूज किया जाता है। यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पूर्व स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं, प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको MTP के नाम से जाना जाता है। दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 45 से 50 मिलियन इस तरीके से चिकित्सकीय गर्भपात कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 पार्ट होता है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु 1971 में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, क्योंकि इसकी वजह से अंधाधुंध और गैर कानूनी बढ़ती हुई मादा कन्या भ्रूण हत्या थी, क्योंकि इस चीज का यूज मिसयूज होना लग गया था। इसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या जो हुई उसको बढ़ावा मिला था, इसलिए बाद में इसको रोक दिया गया था। सगर्भता की जो प्रथम 3 महीने या 12 सप्ताह तक की जो अवधि होती है ना, उसमें कराए जाने वाला चिकित्सकीय सगर्भता समापन काफी सुरक्षित माना जाता है। यानी यदि भ्रूण को हटवाना है, गर्भ को हटवाना है, अबॉर्शन करवाना है, तो मैक्सिमम 3 महीने तक ही करवाना चाहिए, उसके बाद नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अंत के 3 महीनों, जो प्रारंभ के 3 महीने के एंड तक तो लगभग सभी अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, अंग बनने लग जाते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं माना जाता है। फिर बात आती है कुछ यौन संचारित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो शारीरिक संपर्क बनाने से एक से दूसरे में फैलते हैं। इनमें आता है, इनको रतिज रोग भी कहते हैं, जनन मार्ग संक्रमण RTI के नाम से जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर बेटा, तो एक तो आता है इसमें उपदंश, एक तो आता है सुजाक, इसको गोनेरिया कहते हैं,
ये नाइजीरियाई गोनेरियाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज में हमने पढ़ लिया है। सिफिलस उपदंश ट्रेपेनोमा पैलिडम जीवाणु के द्वारा होता है। हर्पिस हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। जननिक परिसरप जेनाइटल जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं इसको। एक रोग आता है क्लेमिडिया था, ट्राइकोमोनस था, वेजाइनलिस, महिलाओं में सफेद पानी का रोग होता है, ल्यूकोरिया कहते हैं। लैंगिक मस्से वगैरह हो जाते हैं। यक्रोसोथ बी, इसको बोलते हैं बेटा हेपेटाइटिस बी। क्या कहते हैं इसको? हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये भी संक्रमित ब्लड के द्वारा फैलता है, एड्स के समकक्ष है, एचआईवी के समान है। और एड्स एचआईवी ये सभी रोग याद रखना कैसे हैं? रतिज रोग हैं ये, इनको एसटीडी डिजीज के नाम से जानते हैं। बचाव क्या है? अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाएं, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें और योग्य डॉक्टर से प्रारंभिक जांच कराएं। ये सभी रतिज रोगों के क्या है दोस्तों? समाधान है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सगर्भता होने के बाद पोषकोरक ट्रोफोब्लास्ट जो स्ट्रक्चर हैं उस पर कुछ उंगली जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं जिनको कहा जाता है जरायु अंकुरक, कोरियोनिक ब्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोनिक ब्लाई। यानी जो पोषकोरक होते हैं ना, पोषकोरक जो होते हैं जिनको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, इस पर कुछ उंगली नुमा संरचनाएं निकलती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं निकलती हैं। इनको कहा जाता है जरायु अंकुरक, या इनको कहते हैं कोरियोनिक ब्लाई। ये जरायु अंकुरक क्या काम करते हैं? जो गर्भाशयी ऊतक होते हैं, मादा के यूट्रस के जो टिश्यू होते हैं गर्भाशयी ऊतक, उनके साथ इंटरडिजिनेट हो जाते हैं, यानी इंटरडिजिनेट हो जाते हैं, अंतर उंगली युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार जब जुड़ते हैं जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे से जब अंतर उंगली युक्त हो जाते हैं तो संयुक्त रूप से जो परिवर्तनशील भ्रूण है और जो माता का शरीर है उसके साथ में एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपरा या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। अपरा जो होता है वो क्या काम करता है? तो अपरा क्या काम करता है? ये भ्रूण को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, O2 तथा पोषक पदार्थों की सप्लाई करता है। क्या काम करता है? ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की सप्लाई करता है। साथ में ही जो भ्रूण से हानिकारक पदार्थ हैं, भ्रूण से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर लाने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर लाने का काम कौन करता है? यार ना प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा एक नाभि रज्जु द्वारा जुड़ा रहता है। जो प्लेसेंटा होता है ना, ये प्लेसेंटा जो होता है ये नाभि रज्जु, इसको कह सकते हैं अपन अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड इसके द्वारा किससे जुड़ा रहता है? माता से जुड़ा हुआ रहता है या माता के गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने बाहर ले जाने का काम करता है। अपरा जो होता है ना प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा याद रखना अंतःस्रावी ऊतक के रूप में काम करता है। प्लेसेंटा जो होता है वो किसके रूप में काम करता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में काम करता है। इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? इससे क्या निकलते हैं? कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स का उत्पादन होता है। जिससे पहला हार्मोन इससे निकलता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। बता चुका हूं मैं, महिलाओं में मूत्र के माध्यम से जो प्रेगनेंसी की जांच की जाती है, गर्भावस्था की जो जांच की जाती है, वो याद रखना किसकी वजह से होती है? वो किसकी वजह से होती है? HCGH की वजह से होती है। एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल
लैक्टोजन हार्मोन। ये क्या काम करता है? तो ये महिलाओं में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। क्या काम करता है? ये महिलाओं में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसको मानव अपरा लैक्टोजन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको मानव अपरा लैक्टोजन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में इससे एस्ट्रोजन भी निकलता है, और एक क्या निकलता है बेटा? इससे प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है। ये चारों हार्मोन का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा निकलता है। जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के एंड में मैंने बताया था एक अंडाशय से हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, जो कि अपरा से भी सीक्रेट होता है, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाले प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को लचीला बना करके शिशु के जन्म में सहायता प्रदान करता है और दर्द का अनुभव भी कम करता है। एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। हालांकि ये अंडाशय से भी निकलता है और प्लेसेंटा से माना जाता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को क्या बनाता है? लचीला बनाता है और बच्चे के जन्म में सहायता प्रदान करता है। ये HCG, HPL, रिलैक्सिन हार्मोन ये केवल याद रखना प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होते हैं, सहगर्भता की उपस्थिति में ही उत्पादित होते हैं। जब लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकलते हैं। प्रश्न आ जाए कि जब महिला गर्भवती नहीं है तो निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? तो याद रखना ये हार्मोन जो होते हैं ना, ये वाले, ये दोनों और एक रिलैक्सिन, ये केवल गर्भावस्था में ही उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं बताओ? ये केवल गर्भावस्था के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोनों की यदि बढ़ोतरी होती है तो वो भी भ्रूण की वृद्धि के लिए, माता की उपापचय क्रियाओं के लिए और सहगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। फिर क्या होता है? बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन हुआ था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनी थी, जिससे कई सारे ऊतक अंग बने थे, इनर सेल मास बना था, स्टेम सेल थी। मानव में सहगर्भता की अवधि याद रखना 9 महीने की होती है। अगर अपन बात करें कि मानव में सहगर्भता की अवधि कितनी होती है, तो मानव में सहगर्भता की जो अवधि है वो होती है 9 मंथ्स। ये सभी जीवों में अलग अलग होती है, याद रखना। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा सुना जा सकता है, जिसमें हार्ट की धड़कनों का पूर्णतया सुना जा सकता है। क्योंकि याद रखना मानव में 1 महीने की सहगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। मानव में 1 महीने की सहगर्भता के अंत में हृदय का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ऐसा प्रश्न भी कई बार आ जाता है और स्टेथोस्कोप यंत्र के द्वारा बढ़ते हुए भ्रूण की हृदय धड़कन को सुना जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं कि सहगर्भता के दूसरे माह तक, अंत तक, सहगर्भता के दूसरे माह के अंत में भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। भ्रूण के पाद तथा उंगलियां क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। इसके अलावा अपन बात करें, फिर आता है 12वां सप्ताह है। यानी 12वां सप्ताह का मतलब होता है पहली तिमाही, पहली तिमाही, 12वें सप्ताह पहली तिमाही। इसके अंत तक, पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की क्या हो जाती है? रचना हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पाद और बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। पैर तथा बाह्य जनन अंग, इनका क्या हो जाता है? विकास होने लगता है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना ये देखा जा सकता है। तो 5वें माह के दौरान जब 5वां मंथ चलता है तो 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता
पहली मोटिलिटी होती है भ्रूण की मां के गर्भ के अंदर, कहते हैं ना बच्चा लात मार रहा है, तो पहली गतिशीलता होती है। और बालों का उगाना, गतिशीलता तथा बालों का उगना, यह देखा जा सकता है कब? 5वें सप्ताह के दौरान। और लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक या दूसरी तिमाही के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकलने लग जाते हैं। 24वें सप्ताह या दूसरी तिमाही के अंत तक, दूसरी तिमाही के अंत तक कोमल बाल निकल आते हैं। पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोम जैसे कोमल बाल निकलने लगते हैं, कोमल बाल निकलने लग जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं। जो बरौनियां वगैरह होती है ना, बरौनियों का निर्माण हो जाता है। बरौनियां, ये बरौनियां होती है, पलकों के बाल वगैरह बरौनियां बनने लगती हैं, बरौनियां बनने लग जाती हैं। और गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक, जब पूरे 9 महीने हो जाते हैं तो 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। गर्भ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव के लिए तैयार हो जाता है और 9 महीने के बाद शिशु का जन्म हो जाता है। शिशु का जन्म हो जाता है। तो आज बाबू पैदा हो गया, शिशु का जन्म हो चुका है। इस समय जब शिशु का जन्म होता है तो स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों में सहगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। सहगर्भता के अंत तक दूध उत्पन्न होने लग जाता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्त्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध स्त्रवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध स्त्रवण कहते हैं। सहगर्भता के अंत में दुग्ध स्त्रवण प्रारंभ हो जाता है, इसको लैक्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लैक्टेशन कहते हैं। और जो प्रथम दुग्ध स्राव है, प्रथम दुग्ध स्राव है, इसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहा जाता है, या इसको खीस कहते हैं, या इसको प्रथम स्तन कहा जाता है। और इसमें दोस्तों कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो IgA एंटीबॉडी होता है, जो कि नवजात शिशु को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है। क्या देता है? ये इम्यूनिटी पावर देता है। नवजात शिशु को क्या देता है बेटा? ये इम्यूनिटी पावर देने का काम करता है, प्रतिरोधी क्षमता देता है। मानव में सहगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, या इसको गर्भ अवधि कहा जाता है। इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, या इसको 9 महीने की अवधि माना जाता है। सहगर्भता के अंत तक गर्भाशय संकुचन के कारण गर्भ बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, याद रखना। और शिशु जन्म जब होता है तो उसको कहा जाता है पार्ट्यूरेशन। क्या कहते हैं उसको? पार्ट्यूरेशन, या उसको प्रसव क्रिया कहते हैं। प्रसव एक जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी क्रिया विधि के द्वारा क्या होती है? प्रेरित होती है। तो प्रसव का जो नियंत्रण होता है, प्रसव का जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है, और इसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा भी होता है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। दोनों के द्वारा प्रसव क्रिया पर नियंत्रण होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से ही उत्पन्न होते हैं, याद रखना। संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं? गर्भ और अपरा से। प्रसव के जो संकेत हैं वो भ्रूण तथा प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं।
भ्रूण तथा अपरा से ही बेटा क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो ये गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करते हैं। गर्भाशय संकुचन प्रेरित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी निकलता है। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चे की जन्म में सहायता मिलती है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहते हैं, या फिर उसे जन्म का हार्मोन भी कहा जाता है, वर्त हार्मोन भी कहते हैं। और जन्म के बाद गर्भाशय की जो क्षतिग्रस्त मांसपेशियां हैं उनकी रिपेयरिंग करने का काम भी कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, प्रसव क्रिया संपन्न होती है। तो ये हमारा जो जनन वाला पार्ट था वो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। जो जनन वाला पार्ट है मानव जनन वाला पार्ट है, जिसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक निर्माण, इसके अलावा अपन ने इसमें बात की है कि निषेचन के पूरे पद कौन कौन से हैं, और नॉर्मली जो मासी चक्र वगैरह है ये कंप्लीट इसके अंदर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है दोस्तों। तो मानव में जनन वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।